हम फिलहाल गाज़ीपुर के अंदर मौजूद हैं। गाज़ीपुर लोकसभा सीट के अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी हॉट सीट है। तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या उनकी राय है और उनके मन में आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। बातचीत करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए सर, सनातन साधना क्या रंग लाएगी? एकदम पूरा रंग लाएगी। कैसे मानते हैं, कैसे रंग लाएगी? पूरी तरह से रंग लाएगी। मोदी जी जो है जीत रहे हैं यहाँ से। मोदी जी का चुनाव है, 400 पार का नारा है तो वो होकर रहेगा। जैसे प्रदेश में योगी जी ने 80 का नारा दिया है तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें मान रहे? 80 नहीं तो 79 79 तो रहेगी ही, उसमें कोई इब्बट लेकिन नहीं है। सनातन साधना कैसे पूरा रंग ला सकती है? सनातन साधना जब तक मोदी जी बैठे नहीं तब तक रंग लाएगी नहीं। जब तक सरकार भाजपा की बनेगी नहीं तब तक सनातन का कोई मतलब है नहीं। सब तो सनातन को सब खत्म करना चाहते हैं, बिना उनके संपूर्ण नहीं हो पाएगा। भाजपा को सनातन के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, भाजपा या सनातन धर्म। बिल्कुल, देखिए कुछ और लोगों उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मोदी जी ने प्रचार नहीं किया लेकिन विपक्ष भी बौखलाया हुआ है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अब जो चुनाव है ये 7वें चरण का चुनाव है और लास्ट चुनाव है। जिस तरह से पश्चिम से अगर देखा जाए पहले चरण से चुनाव होता चला आ रहा है तो पश्चिम में अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर जो है गठबंधन का साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि वो अपनी अच्छी बढ़त सीटों में बना रही है। लेकिन जैसे जैसे हम अगर पूर्वांचल की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर बीजेपी का जादू चलता नज़र आ रहा है। क्योंकि जो सनातन की अगर बात की जाए जैसे आप बता रहे हैं तो इसका असर हुआ है और इसी बेस पर सरकार बनाई है। और साफ तौर पर अगर देखा जाए तो पूर्वांचल के अंदर बिल्कुल गठबंधन और बीजेपी की अगर बात की जाए तो बिल्कुल एकदम कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बीजेपी ये चाह रही है कि हमने एक तरफा सीट जीत लेंगे या हम बढ़त बना लेंगे तो ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि अब जिस तरह से लोग बदलाव चाहते हैं कि कुछ ना कुछ एक बदलाव होना चाहिए, लेकिन गठबंधन के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब क्या है, जिस तरह से पश्चिम से अगर हम देखा जाए तो लहर सीधे तौर पर गठबंधन की बन के चली, लेकिन अब अगर हम पूर्वांचल की तरफ आए, पूर्व की तरफ आए तो वहाँ कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। और ये कल जो वोटिंग होगी उसमें साफ तौर पे पता लग जाएगा कि वोट की परसेंटेज को देखते हुए और जिस तरह से लोग वोट डालने के लिए आएंगे। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि सरकार किसी की भी बने लेकिन हमें अपने वोट का जो है इस्तेमाल करना चाहिए, मतदान करना चाहिए। क्योंकि वोट करने से ही अच्छी सरकार बनती है और अच्छी हमें हुकूमत देखने को मिलती है। लेकिन प्रचार लगातार नरेंद्र मोदी जी लगातार कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अपना प्रचार करें या ना करें, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जादू सब पे चलता है। नरेंद्र मोदी जी का जादू हर तरफ देखने को मिल रहा है, इसको उतार देना इतना आसान नहीं है। 2024 की अगर बात की जाए, 2024 में क्या पूरा जादू चलेगा? 400 पार का नारा दिया है। देखिए, 400 पार का नारा दिया है। देखिए, ये सरकार है, ये बीजेपी सरकार है। इसमें कुछ भी हो सकता है सर, इसमें कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि 400 पार तो नहीं बीजेपी कर पा रही है क्योंकि गठबंधन पूरी तरह से जो है मजबूती के साथ लड़ रहा है। पूर्वांचल पश्चिम की बात की तो अच्छा गठबंधन लड़ा है। लेकिन बहुमत की अगर बात की जाए तो सरकार बहुमत से बीजेपी साफ तौर पर आ रही है। मुझे कुछ और लोगों उनसे बातचीत करने का प्रयास किया। बताइए, भक्ति से वोट मिलेगा इस बार भाजपा? भक्ति से नहीं सर, मोदी जी ने काम किया है। मोदी जी ने वाराणसी संसदीय क्षेत्र में इतना ज़्यादा काम किया है कि उनको कोई हरा ही नहीं सकता है। वो तो जो लोग कह रहे हैं कि 506 लाख वोट से जीत रहे हैं, एक्चुअली जीत रहे हैं वो रोड के ऊपर रोड बनवा दिए हैं। क्योंकि विपक्ष पास कोई विकल्प नहीं है। रह गई बगल में पड़ोसी लोकसभा क्षेत्र चंदौली है, चंदौली में भी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने काम किया है। ये लोग जो गलत हुआ उड़ा रहे हैं कि कुछ काम नहीं किए, आप जाकर देख लीजिए। इसी जस्ट बगल में दुर्गा जी का मंदिर है भटौली में, वहाँ अभी थोड़ा दिन पहले ही 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले आचार संहिता लगने के थोड़ा दिन पहले ही कम से कम 20 लाख का काम कराए हैं। मार्कंडे महादेव वहाँ भी बहुत बड़ा काम कराए हैं उन्होंने। इसके बाद रह गया गंगा जी के पूरा घाट रोड का भी साफ़ सफाई कराए हैं। उनका चंदौली साइड में काम किए हैं वो। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि महेंद्र पांडे को भी कोई नहीं हरा सकता है यहाँ से।
बात की जाए गाजीपुर लोकसभा सीट जी। की, खासतौर से अफजाल अंसारी, जी। पारसनाथ राय, जी। क्या मान रहे हैं? हम तो मान रहे हैं पारसनाथ राय ही जीतेंगे, क्योंकि मुख्तार अंसारी का जो उनका अफजाल अंसारी का वोट बैंक था वो ख़त्म हो गया है। अब लोग एकदम वहाँ से फ्री आज़ाद होना चाहते हैं, अब वो विकल्प नहीं रह गया है, वहाँ से जो है वही जीतेंगे, भाजपा का ही प्रत्याशी। सनातन साधना रंग लाएगी, विपक्ष दंग रहेगा? लाएगी, बिल्कुल लाएगी। कैसे? ऐसे लाएगी कि अब किसी के पास कोई विकल्प नहीं है। एक भाजपा ही ऐसा है जो हिंदुत्व की बात करता है, हिंदुत्व की बात न करे तो ये जो लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम हावी हो जाएंगे या हावी हो जाएंगे, ये बिल्कुल बात सही है। जो सर्वे हुआ है, ये सर्वे में सही पाया गया है कि हिंदुओं के आबादी से ज़्यादा मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, इसलिए जो है हिंदुत्व के नाम पर मोदी जी को वोट मिल रहा है। देखिए, कुछ और लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया है। सनातना, साधना और सियासत, क्या मानते हैं? साधना सनातन। कैसे? जैसे कि मोदी के आने से काफ़ी सनातन धर्म का काफ़ी प्रचार हुआ है और विपक्ष में कोई ऐसा नेता ही नहीं पीएम लायक है और मोदी से अच्छा कोई चेहरा नहीं है। उसके बाद योगी जी हैं और ये 400 को जो पार बोले हैं वो होना ही तय है। सनातन क्या भारी है विपक्ष के ऊपर? बहुत भारी है, बहुत भारी है। क्योंकि सपा आएगी, बिजली, रोड सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि लाइट आज जो 20-22 घंटा मिल रहा है गांव में, वो 5 घंटा 4 घंटा मिलेगा। कांग्रेस की कोई बातें नहीं है, इसमें कोई पीएम लायक है ही नहीं। तो पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो कांग्रेस क्यों कमज़ोर है, क्या मानते हैं? विपक्ष में कोई नेता ही नहीं है। कांग्रेस का कोई उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है सीट। साधना भक्ति के साथ साथ में क्या वोट बैंक पे प्रभाव पड़ेगा? हाँ, प्रभाव पड़ेगा कुछ। कैसे? प्रभाव पड़ेगा कि जैसे कि काफ़ी जो सनातन धर्म यहाँ है, काफ़ी हिंदू लोग मानते हैं, उससे काफ़ी प्रभावित हुए हैं और उनका काफ़ी प्रचार भी अच्छा हुआ है। बिल्कुल। देखिए, कुछ और लोग उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या मानते हैं, मोदी जी ने इस तरह प्रचार नहीं किया लेकिन विपक्ष भी परेशान रहा, बौखलाया हुआ रहा, दंग रहा, क्यों? तो विपक्ष भी परेशान रहा तो मोदी जी भी परेशान रहे, क्योंकि मोदी जी भी एक तरफा अपना वो किए कि किसी को नामांकन दर्ज नहीं करने दिए, अकेले किए। और ये तो लोकतंत्र की हत्या हुई कि करनी चाहिए, सबको नामांकन करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का बराबर का हक है। और रह गई सनातन और साधना की बात, तो देखिए मंदिर या फिर सनातन एक धर्म का मुद्दा है और धर्म से मतलब आप धर्म भी काम कीजिए, लेकिन अब बाकी लोगों पे देखिए, वहीं पे बेरोजगारी हो, महंगाई है आपके सामने और हर चीज़ पे आप कहीं ना कहीं भारत पीछे चला जा रहा है। अब भारत को विकासशील देशों में भारत को टॉप 10 पे रखा गया था, भारत आज विकासशील देशों से निकल गया है, उसको निकाल दिया। आज भारत भुखमरी पे 67वें स्थान पे था, आज 111वें स्थान पे आ चुका है। तो ये सब तो भारत की कमियां हुई। जहां भारत में कम से कम गरीबी रेखा के लोग रहते थे, आज मोदी छाती ठोक के कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को रोजगार राशन देते हैं। तो ये तो भारत की कुछ कमियां तो हुई सर। आप किसानों पे गोलियां चलवाते हैं, किसान क्या पाकिस्तान से आए थे बताइए? तो इसके लिए उनको हर वक्त आप कहीं भी जाएंगे तो बोलेंगे हमारा यहाँ से पुराना नाता रहा, तो क्या किसानों से आपका नाता नहीं रहा? आप जहाँ भी जाते हैं, कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में बोलते हैं हमारे यहाँ से बहुत पुराना नाता रहा है, इस जाति से मेरा नाता रहा है। तो क्या किसानों से नहीं रहा, पहलवानों से नहीं रहा, कि नौजवानों से नहीं रहा, किससे नहीं रहा? आपने जो भी विपक्ष में रहा, आपने उनको डराया धमकाया और अपने पक्ष में किया। तो ये तो आपकी कुछ कमियाँ हैं जो कि आप विपक्ष को डरा के ही आप हावी कर रहे हैं। तो ये तो लोकतंत्र की हत्या हुई। लोकतंत्र में बराबर सबको साथ देना चाहिए सर। देखिए, एक सवाल ले लेते हैं। ये बताइए, आपकी भक्ति पर क्या वोट बैंक जो है वो भारी पड़ेगा? क्या वोट जो होगा वो कन्वर्टेड होगा? क्या लगता है कि भक्ति पर वोट भारी? बिल्कुल भक्ति पर जो है वोट भारी नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो आपने सवाल किया, सनातन वाली बात, एक भक्ति वाली बात की है, तो लोग विकास देखना चाहते हैं, इस देश की तरक्की देखना चाहते हैं। तो लोगों का एक विश्वास हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर विकास हो सकता है
तो देश का अगर विकास हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। लेकिन बात ये थी कि अभी इससे पहले बात कर रहे थे गाज़ीपुर की बात, अगर गाज़ीपुर की बात की जाए अगर इस तो यहाँ पर हालांकि अंसारी परिवार का दबदबा रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी से खड़े हों। तो यूपी के अंदर कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी को जो है कड़ा जो है मुकाबला देखने को मिल रहा है, एकदम सीट क्लियर नहीं हो पा रही है। लेकिन साफ तौर पे कहीं ना कहीं सनातन का प्रचार हुआ है और प्रचार है, लोग इसका लोगों को फ़ायदा मिला है कि हमें सनातन, क्योंकि ये एक भावना बन चुकी है, एक लोगों की आस्था है कि हमें अगर वोट देना है, अगर हम सनातनी हैं तो हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। क्योंकि जब कांग्रेस का नाम आ रहा तो लोग सनातनी अपने आप को नहीं मान के चल रहा है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी तो यानी कि सनातनी का साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। तो नरेंद्र मोदी का जो है जादू है वो पिछली टाइम भी कायम था और अब भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर कायम दिखाई देगा। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर अगर बात की जाए, सनातन की बात की जाए, साधना की बात की जाए और विपक्ष की बात की जाए, तो सनातन सब पर भारी है। मोदी ने जितना प्रचार किया और जो प्रचार में थोड़ी बहुत ही नरेंद्र मोदी की तरफ से अगर कमी भी रही है तो वो सनातन और साधना पर भारी पड़ती हुई नज़र आएगी। और एक बार फिर जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया है वो अब कहीं ना कहीं साकार होता हुआ नज़र आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि जो लोकसभा चुनाव 2024 का जो ताज है प्रधानमंत्री की दावेदारी का भी, और ख़ास तौर से लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर जो 80 है उनका ताज भी किस किस के सर पर सरता है, ये 4 तारीख को स्पष्ट होगा और नतीजे देखने लायक होंगे। कल आखिरी चरण का मतदान होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना कर रहे हैं। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। आखिर इस साधना के पीछे की सियासत क्या है, ये समझने के लिए हम लोगों के पास पहुँचे हैं। 6 चरणों का चुनाव खत्म हो गया, कल 7वें चरण का है और अब जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया 7वें चरण का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना करने के लिए कन्याकुमारी चले गए। विपक्ष इसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है, कह रहा है कि मोदी जी डर गए। प्रधानमंत्री जी डरे नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी तो कई चुनाव देखे हैं। मोदी जी जो है वह पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं। प्रचार प्रसार थम गया, इस वास्ते वह जो कन्याकुमारी अपना जाकर के मौन धारण कर लिए 45 घंटे का जो है, इस पर विपक्ष को कोई कटाक्ष नहीं करना चाहिए कि मोदी जी डर गए। 7वें चरण की तस्वीर किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से 6 चरण का मतदान हो चुका है और कल 1 जून को 7वें चरण का मतदान होगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पूरे देश से इंडिया गठबंधन से परास्त हो चुके हैं। इस वजह से मोदी जी ने जितनी सभाएं की, जितने भाषण दिए, टोटल हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के अलावा एक भी मुद्दे पे कभी मोदी जी ने विकास की, नौजवान की, किसान की बात नहीं करी। अब मोदी जी जहां पहुंच गए हैं वही उनके लिए रास्ता है और उनको अब वहीं बैठना भी है इस तरीके से, क्योंकि अब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़नी है। झूठ इतना बोला जाता है कि जितनी सीमा होती है, लेकिन मोदी जी ने सारी सीमाएं तोड़ दी। न देश के किसान के लिए कुछ किया, न नौजवान के लिए किया, न रोजगार के लिए किया। अगर अपनी बातों पे मोदी जी अड़े रहते, क्योंकि उन्होंने बात कही थी कि मैं साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। 10 साल उनका प्रधानमंत्री का काल हो गया, 20 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। इस वजह से दूसरी तरफ उन्हीं की कैबिनेट के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, मोदी जी की बातों को जुमला कहता है। उसी वजह से देश की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी जैसे वो जुमला कहते हैं, इसी वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र बनाएगी। और मोदी जी ने तो पहले ही तय कर लिया था। इसी वजह से मोदी जी कन्याकुमारी में जाकर के 45 घंटे का अपने धार्मिक कार्य में लग गए हैं। तो अब उनको यही करना है, क्योंकि पूरे चुनाव में भी मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान किया है। भाजपा को पिछले 6 चरणों में सफलता मिली और 7वें चरण में दिखाई पड़ रही है, इसके लिए कि कोई और विषय? नहीं, देखिए, एक आस्था अपनी जगह पर है, ठीक है, ये उनका पर्सनली मामला है, क्योंकि पूजा और इसको सभी को अधिकार है और मौन व्रत हो गए हैं, वो एक अलग चीज़, वो एक अलग मुद्दा हो गया। मगर जो अब की जो इलेक्शन हुआ है, हमारी बात समझ, वो बेरोजगारी पे हुआ है। और इलेक्शन अब की ना जातवात पे ना किसी बात पे, वो बेरोजगारी पे हुआ है। और आप देख लीजिएगा 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वो बेरोजगारी पे, महंगाई पे,
जो जितना नौजवान जो बच्चे पढ़े हैं और जो संविधान बदलने की बात जैसे आई है, तो इस पे आपके इलेक्शन, आपकी किसी जातवाद पे या किसी पे इलेक्शन, आपकी जो भी, और एक बात समझ लीजिए, अब पब्लिक भी समझ चुकी है, तो अब जो है हर 5 साल पे सरकार को बदल देना चाहिए। इसलिए इससे एक फायदा ये होगा कि जो नौजवान हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, भाई बेरोजगारी बढ़ गई है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, तो इसलिए अब 4 जून का जो रिजल्ट होगा बहुत महत्व होगा, और पब्लिक जिसको चाहे, पब्लिक ने जो है वोटिंग की है। अब क्योंकि नेताओं ने मुद्दे पे नहीं, मेन मुद्दा है बेरोजगारी। हर बार जाति धर्म पर ही मतदान होता है, मुद्दा हरदम बेरोजगारी होता है, लेकिन जब मतदान होता है तो जाति धर्म आती है। इससे पहले कौन सा ऐसा चुनाव हुआ इसमें जाति धर्म? आप समझ लीजिए, यही 10 सालों में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। आप समझ लीजिए, आप उठा के देखिए, सारे विभाग में सारे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आज ये आप बताइए, जो बच्चे पढ़े लिख गए हैं, 8 और 10 हज़ार की नौकरी में क्या लोगों का भला होगा? नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? आप समझ लीजिए, आप 12,000 10,000 में आदमी का क्या होता है? आज जो बच्चा पढ़ा लिखा है, यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, ग्रेजुएशन है कर रहा है, डिप्लोमा किया है, वो किया है, वो 8-10 हज़ार की नौकरी करके क्या करेगा? क्या वो अपनी खर्चा करेगा या बच्चे? और जब से नौकरी बेरोजगारी हुई है, बच्चों की शादी नहीं हो पाए, क्योंकि वो लड़के जो सोच रहे मैं अपना खर्चा नहीं चला पा रहा हूँ, तो इसीलिए शादी भी नहीं हो रही है। ठीक है।